हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी को बहुत ही आसान भाषा में और अपनी आम लाइफ से जोड़ते हुए हम इसे पढ़ेंगे, वहीं से एग्जाम्पल लेते हुए, जिससे कि हमको आसानी से समझ आ जाए। और ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ है जहाँ पर हम एनसीईआरटी के निचोड़ को एक डिटेल के साथ पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी जो क्लास 6 है, क्लास 6 ज्योग्राफी, ये हमारी पूरी हो चुकी है। और ये जो हमारा चल रहा है क्लास 7 चल रही है। क्लास 7 का ये है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो पहला जो टारगेट है वो है हमारा ज्योग्राफी का, यानी भूगोल का भी हमारा पहला टारगेट चल रहा है। उसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट्स उठाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्लास नोट से पढ़ाते हैं। अब क्लास नोट्स का बहुत फ़ायदा होता है, जैसे कि आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं ना, चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको एक ही जगह मिल जाते हैं। आपका जो सिलेबस है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हो जाता है विद जो आपके नोट्स हैं। और जब आपको रिवीजन की बारी आती है तो वो बस आप क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही रिवाइज़ करते हैं, तो उसमें भी आपकी बहुत हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पर हमने आपके लिए मेहनत कर दी है नोट्स बनाने की। अब नोट्स बनाने की जो मेहनत है वो आपको नहीं करनी है। यहाँ पर भी आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा सेव हो रहा है। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही है कि अगर आप एक बार डिटेल में किसी भी चीज़ को पढ़ लें, एनसीईआरटी वगैरह, इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका एनसीईआरटी है, क्योंकि एनसीईआरटी हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। एक बार डिटेल में पढ़ लिया तो आप किसी भी एग्ज़ाम में क्यों ना जाइए, आप अच्छे मार्क्स लेकर ही आएंगे। ठीक है, तो अभी हमारी यहाँ पर एनसीईआरटी की 2 सीरीज़ चल रही हैं। एक हम कराते हैं डिटेल्ड, जो अभी ये वाली क्लास चल रही है जिसमें पूरा फुल चैप्टर पढ़ाया जाता है, और एक है एमसीक्यूज़ जिसमें उस चैप्टर के एमसीक्यूज़ करवाए जाते हैं। तो मेरा कहना तो यही होगा कि पहले आप डिटेल को पढ़िए, उसके बाद फिर आप एमसीक्यूज़ भी अटेम्प्ट करिए, जिससे कि कोई कमी ना रह जाए हमारी प्रिपरेशन में। तो अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, शुरुआत कर देते हैं। चैप्टर हमारा है 5। चैप्टर का नाम है जल यानी वाटर। ठीक है, और सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी। तो देखिए अभी हमने पिछली बारी क्या करा था कि जो पिछली जो हमने क्लासेस ली हैं उनमें हमने पूरा लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, लिथोस्फीयर पढ़ लिया है। ऐसे ही हमने एटमॉस्फेयर हमने पढ़ लिया है, यानी वायुमंडल। तो अभी हमारी बारी है किसकी, हाइड्रोस्फेयर की। किसकी है, हाइड्रोस्फेयर यानी कि जल मंडल की बारी है। और ये तीनों मिलाकर के क्या बनाते हैं, यहाँ पर जैव मंडल बनाते हैं, बायोस्फीयर। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोस्फेयर में। अब हाइड्रोस्फेयर में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फिनोमेना है, वाटर साइकिल हो गई, ठीक है ना, और जैसे कि वाटर का सर्कुलेशन हो गया, तरंगे हो गई, वेव्स हो गई, ओशन के सर्कुलेशंस हो गए। तो इस चैप्टर में ये पूरा दे रखा है, पूरा की पूरा जो जल है, वाटर है, हमारी नेचर में, प्रकृति में किस तरह से जो है वो प्रेजेंट है, क्या उसका जल का चक्र है जिससे कि हमारा जीवन संभव है। तो हम वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं। देखिए पहला पॉइंट है कि वाटर कॉन्टीन्यूअसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन द ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। अब यहाँ पर सीधी सीधी बात करी जा रही है वाटर साइकिल की, जल चक्र के बारे में बात करी जा रही है कि जल जो है लगातार अपने स्वरूप को बदलता है। ये हमने भी देखा है कि जल अपना स्वरूप कैसे बदलता है। जैसे कि जो हमारे जो नदियाँ होती हैं, समुद्र होते हैं, तो उसमें जो जल होता है ना, देखो इसको डायग्राम समझ लेते हैं, डायग्राम से समझते हैं इसको। तो ये है, देखो ये जल चक्र का ही डायग्राम है। अब क्या होता है कि जो हमारे जो समुद्र वगैरह है ना, नदियां हैं, समुद्र हैं, जहाँ पर जैसे तालाब हो गए, तो वहाँ पर पानी भरा हुआ रहता है। अब जब सूरज की किरणें पड़ती हैं ना, जब हमारे सूरज की किरणें हमारी धरती पर पड़ती हैं, तो ये पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है, यानी कि वाष्पीकरण होता है इसके अंदर। तो पानी क्या हुआ हमारा, यहाँ पे पानी हमारा ये इवेपोरेट हुआ, मतलब वाष्पीकरण हुआ, क्योंकि सूरज की जो किरणें हैं वो हमारी धरती पर पड़ेंगी। अब धरती पर पड़ेंगी तो ये जो हमारा जो जल है, जो हमारे तालाबों में, सागरों में, नदियों में भरा हुआ है, वो क्या होगा, भाप बन के ऊपर उठेगा, क्योंकि जब पानी जो होता है भाप बन के हमेशा ऊपर ही उठता है, तो उसका इवेपोरेशन हो जाएगा। फिर जब ये पानी और ऊपर जाएगा तो वो बादल बन जाएंगे उसके, है ना। और बादल में जाके क्या होता है, यहाँ पर कंडेंसेशन यानी संघनन होता है। ठीक है, अब जब यहाँ पर ये जो पानी की बूंदें होती हैं ये ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, इतनी बड़ी हो जाती हैं कि ये यहाँ पर ठहर नहीं पाती, तो प्रेसिपिटेशन के रूप में हमारी धरती पर आ जाती हैं, मतलब कि वर्षण हो जाता है, बारिश हो जाती है। ठीक है ना, जिसको हम सभी लोग एंजॉय भी करते हैं बारिश को। अब देखो ये पूरा हमने क्या देख लिया, ये हमने जल चक्र देख लिया कि जो हमारा जल है पहले उसमें इवेपोरेशन हुआ,
एवेपोरेशन के बाद कंडेंसेशन माने संघनन हुआ, फिर हमारा जो वर्षण हो गया। अब देखो इसी जल चक्र से हमारी पूरा जीवन चल रहा है, हमारी पूरी दुनिया चल रही है। अब वो कैसे चल रही है, क्योंकि अगर पानी सिर्फ इन समुद्र और नदियों में ही होता ना, तो जो हमारी दुनिया के जो वो वाले क्षेत्र थे जहाँ पर नदियाँ नहीं हैं, तालाब नहीं हैं, वहाँ के लोगों को पानी कभी नहीं मिलता। तो वहाँ के लोगों को पानी इसी जल चक्र से मिलता है, ठीक है। और जो हमारे खेत वगैरह होते हैं, है ना, जो हमारे किसान, जो लोग हमारे जो खेत उगाते हैं, उनको भी पानी किससे मिलता है, वो भी वर्षा से ही पानी मिलता है, ठीक है ना। प्योर वाटर मिलता है, मीठा वाटर मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है, ठीक है। तो ये जो है, अब ये हमारा जल चक्र ही हमारे जीवन को संभव करता है। और यही पानी जो बारिश से नीचे आएगा वो हमारी क्या होगा, ज़मीन में भी समा जाएगा। तो जो ग्राउंड वाटर के रूप में जो होगा, है ना, जो ज़मीन में पानी भर जाता है, फिर हमारे किसान क्या करते हैं, पंप लगा के उसको बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे ही गांव में जो नलके वगैरह होते हैं, वो भी ग्राउंड वाटर का पानी ही अपना पीने में और बाकी सारे जो काम करने में वो यूज़ करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वाटर साइकिल समझ में आ गई, मतलब कि जल चक्र पूरा समझ में आ चुका है। तो जल चक्र में हमने सेम पॉइंट सारे पढ़ लिए कि सन की जो है वो हीट आती है ना, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है, हमने सारा पढ़ लिया। फिर ठंडा होता है, कंडेंस होता है, संघनित होकर नीचे आ जाता है। तो सेम हमने किस में पढ़ लिया, डायग्राम में पढ़ लिया। अब देखो चलो आगे चलते हैं। चलो पहले देखो, ये जो हमारा चैनल है ना, यहाँ पर हम लोग जीएस और पॉलिटी के एमसीक्यूज़ कराते हैं। पॉलिटी यानी ये राज्य व्यवस्था के एमसीक्यू कराते हैं। जीएस के 8 कराते हैं। ये आप जाकर देखिए, करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो न्यूज़ में आते हैं ना, जो खबरें हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरें हैं, और जिनमें एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन बनते हैं, हम वो वाले 8 क्वेश्चन लाते हैं और उनके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं और बहुत ही चुनिंदा हम चुन कर लाते हैं ये। इसी तरह से पॉलिटी के सारे फंडामेंटल आपके यहीं पर इन्हीं वीडियोज़ में पूरे हो जाएंगे, आपके फंडामेंटल सारे क्लियर होंगे। और एनसीईआरटी की तो मैंने आपको बता ही दिया है, एक एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है और एक डिटेल्ड की सीरीज़ है। और सबसे जो अच्छी बात इसमें ये है कि ये हमारे चैनल पे ये फ्री में मिल रही है। आप किसी भी यूट्यूब में जाइए, किसी भी चैनल पर आप जाकर देखिए कि वहाँ पर जो है इसके जो है वो चार्जेस लगते हैं, पैसे लगते हैं। बड़ी बड़ी कोचिंग्स जो हैं वो इनके चार्जेस लेती हैं, वो फ्री में नहीं देती और ना ही इतना डिटेल में आपको समझाती हैं, ना ही एमसीक्यूज़ देती हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगला है हमारा ट्रिक्स का 5 एमसीक्यूज़। यहाँ पर हम एक अनोखे तरीके से करवाते हैं, जिस तरह से हमने पढ़ा ट्रिक्स से याद, वैसे ही हम लोग आपको भी ऐसे ही करवाते हैं और वही एमसीक्यूज़ करवाते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, उनको बहुत आसान तरीके से आपको याद हो जाती हैं ये। नेक्स्ट है हमारा करंट अफेयर का मंथली। यहाँ पर हम पूरे मंथ के जो न्यूज़ हैं, जो पूरे मंथ के न्यूज़ हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको लाते हैं। अगला है मेंस टॉपिक्स। जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग करवाते हैं, जिससे कि जब वो एग्ज़ाम देने जाएं तो उनको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो समझने में। और एक हमारी शॉर्ट वीडियोस भी हमने चला रखी हैं, इसमें हम एक सिंगल कंसेप्ट को, एक टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं, शॉर्ट वीडियोस हैं। और चैनल पर अगर आप जाएंगे तो हमारी कम्युनिटी है, वहाँ पर हम लोग रेगुलरली जो है वो क्वेश्चन डालते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जितनी भी जो पूरे जो वीडियोस हैं ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए है। आप लोगों को कहीं पर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे चैनल में जाइए, विज़िट कीजिए और हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो ये हमने पढ़ लिया है, यहाँ पर जल चक्र पढ़ लिया है। अब अगला पॉइंट है कि अर्थ लाइक अ टेरेरियम। तो पृथ्वी जो है वो थलछाला के समान है। अब थलछाला क्या होती है, यानी टेरेरियम क्या है, ये एक बहुत ही नया वर्ड है। सेम वही है जो अभी हमने किस में पढ़ा है, जल चक्र के रूप में पढ़ा है। अब यहाँ पर हम अपनी खुद की आम लाइफ में इसको एक प्रैक्टिकल के रूप में बस देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो ये आर्टिफिशियल एनक्लोजर है फॉर कीपिंग द स्मॉल हाउस प्लांट। अब देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि हमने कांच का जार ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, एक कांच का हमने जार ले लिया, उसका ऊपर से ढक्कन है यहाँ पर, ठीक, ये सारा कांच का है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले हम यहाँ पर मिट्टी भर देंगे, ठीक है, मिट्टी भर देंगे और यहाँ पर थोड़ी सी क्या डालेंगे, थोड़े कंकड़ पत्थर हम ये डाल देंगे और यहाँ बस एक थोड़ा सा क्या डाल देंगे, ह्यूमस की एक लेयर बना देंगे। सेकंड बारी में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम पेड़ पौधे उगा देंगे, ठीक है, क्या उगा देंगे, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं ना
जिनकी छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, तो ऐसे पत्ती वाले जो हैं वो हमने माना कि हमने यहाँ पर पेड़ पौधे भी यहाँ पर हमने लगा दिए। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा कि हम यहाँ पर पानी की क्या करेंगे, बौछार, थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे इसके ऊपर। अब ये करने के बाद कि हमने यहाँ पर ह्यूमस भी लगा दिया, मिट्टी लगा दी, ठीक है, थोड़े से कंकड़ पत्थर ये सब डाल दिए। अब ये जो है ना, ये आपकी पूरी पृथ्वी का जल चक्र को, वाटर साइकिल को प्रेजेंट करता है। अब आप देखिए कैसे ये रियल है, आप अपने घर में भी अगर करेंगे ना प्रैक्टिकल को तो सक्सेसफुल होगा। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है ना पानी की बूंदें जो हैं वो हमने यहाँ पर डाल दी हैं। क्या डाल दिए हमने यहाँ पर, पानी की बूंदें छिड़क दी हैं। तो अब देखो, सबसे पहले ये जो पेड़ हैं इनकी जड़ों में, मिट्टी में पानी जाएगा। अब पानी जाएगा तो यही पानी ऊपर आएगा, ऊपर आएगा किसकी, पत्तियों में आ जाएगा यही पानी। अब ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से, ठीक है ना, या यहाँ पर इवेपोरेशन होगा, धीरे धीरे क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, तो ये वाष्पीकरण से जो है बूंदें ऊपर जाएंगी। ऐसे ही इन वाली जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों में से ये बूंदें ऊपर जाएंगी और ऊपर जाकर क्या करेंगी, यहाँ जाकर यहाँ पर कंडेंसेशन का प्रोसेस हो जाएगा। जैसे कि बादल बनते हैं ना, आसमान में बादल बनते हैं, फिर वहाँ से वर्षा होती है, वहाँ से बारिश होती है। तो जब ये बूंदें मोटी हो जाएंगी फिर वापस से ये पानी क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, वापस से ये पानी क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर भी पूरा सर्कुलेशन हो गया कि पानी हमने नीचे डाला, पहले तो हमने उसको छिड़का, फिर ये पानी नीचे गया, ये पानी ऊपर से पत्तियों में गया, ठीक है ना, पत्तियों से ट्रांसपिरेशन से फिर और ऊपर गया, फिर यहाँ पर मोटी मोटी बूंदें बन गई। जब ये बूंदें ज़्यादा मोटी हो गई तो ये नीचे गिर गई, तो एक तरह से क्या हुआ, एक पूरा वाटर की साइकिल बन गई। तो ऐसी ही वाटर साइकिल हमारी पूरी पृथ्वी पर चल रही है, जिससे कि हमारा जो है जीवन संभव है। और किसान, हम लोग, ठीक है ना, हर प्रोफेशन का इंसान, जानवर, जंतु, पेड़ पौधे, जंगल हो, कोई भी एरिया क्यों ना हो, वो जीवित है इसी वाटर साइकिल से। तो इसको जब हमने प्रैक्टिकली एक मॉडल के रूप में देखा तो हमने इसको क्या बोला, टेरेरियम बोला। क्या बोला, टेरेरियम, माने कि पृथ्वी थलशाला बोला। तो वाटर साइकिल कंप्लीट हो गई, समझ में आ गई। तो देखो सेम वही है। अब वाटर साइकिल जो है, जो सेम वाटर जो कि बहुत सेंचुरीज़ के पहले था, शताब्दियों पूर्व जो पानी स्थित था ना, जो जल स्थित था, वो आज भी मौजूद है। क्योंकि किसकी वजह से, वाटर साइकिल की वजह से। क्योंकि वाटर साइकिल में क्या होता है, एक सर्कुलेशन होता है, पहले वो पानी ऊपर जाता है, फिर वही सेम पानी घूमता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मेजर सोर्स कौन से हैं फ्रेश वाटर के, अलवण वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब है अलवण वाटर, मतलब अलवण जल के मुख्य स्रोत जो हैं वो है नदी जल, नदी, ताल, सोते और हिमनद हैं। किसके हैं ये, फ्रेश वाटर है। ये इसके सोर्सेज हैं कि यहाँ से हमें जो मिलेगा फ्रेश वाटर मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीने योग्य पानी मिलेगा, खाना बनाने योग्य पानी मिलेगा, जिसको कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट करते चलिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगाते चलिए अपनी नोट जो आपकी कॉपी है उसके अंदर, ठीक है। और जो ओशियन बॉडीज़ होती हैं, महासागरों और महासागरों एवं समुद्रों का जो जल होता है वो लवणीय होता है। लवणीय का मतलब यहाँ पर क्या है, इसको हम बोलते हैं नमकीन, यानी कि जिसके अंदर मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं, मिनरल्स हुआ है ना, तो वो पानी क्या हो जाएगा, वो नमकीन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब अगला पॉइंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, जल का वितरण देख लेते हैं हम, कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो धरती है, उस पर जल का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने वाटर साइकिल तो पढ़ ली कि हाँ, वाटर जो होता है वो पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो इसी तरह से एक जल चक्र चल रहा है। लेकिन अब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, हाँ भाई है डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, अगर मैंने ये पूरी अर्थ मानी तो इस धरती का, एक मिनट, ये जो हमारी धरती है यहाँ पर कितना है, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। अगर मैं इस पृथ्वी की सतह का कितना 3/4 भाग लूँ, तो 3/4 भाग जो होगा वो तो जल से ही ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है, जल से ढका हुआ। अब देखो कितना ज़्यादा पानी है हमारी पृथ्वी पर। तो अब आप बताइए ज़रा, इतना सारा पानी हमारी पृथ्वी पर भरा हुआ है और फिर भी हम ये क्यों कहते हैं कि यहाँ पर पानी की कमी है, पानी को बचाओ, पानी बहुत ही कम है। ये तो मुझे अजीब बात लग रही है और आपको भी अभी तक तो लगी रही होगी, लेकिन आगे पढ़ेंगे। अभी आप देखना कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि जल को बचाना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, बूंद बूंद को हमें बचाना चाहिए। अब देखिए, पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया है कि 3/4 जो भाग है हमारी पृथ्वी की सतह का, ये पृथ्वी की सतह की बात है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3/4 वाटर जो है वो जो है अर्थ सरफेस जो है वो वाटर से ढका हुआ है।
पहला पॉइंट ये हो गया। लेकिन दूसरे पॉइंट में हम क्या पढ़ते हैं, हम बोलते हैं नॉट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस। ये है, ये बात सच है कि 3/4 है, लेकिन सारा की सारा पानी जो है वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। अब देखते हैं कैसे अवेलेबल नहीं है। देखो अब इसका वितरण देख लेते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं किस में है ये है परसेंटेज में। अब देखो ये हमारी अगर पृथ्वी है ना पूरी, तो वहाँ पर ओशंस हैं, बड़े बड़े महासागर हैं, वहाँ पर कितना है 97.3% जो है वो सलाइन वाटर ही है। ये आपको पता होगा। सलाइन का मतलब क्या है कि वो मीठा पानी नहीं है, वो नमकीन पानी है। सबसे बड़ी बात तो ये वाली हो गई, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि वो नमकीन पानी है, मीठा पानी नहीं है। अब वो अगर नमकीन है तो हमारे लिए पीने योग्य पानी नहीं है, हमारी किचन में यूज़ होने के लिए नहीं है, ना कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, ये किसी चीज़ के लिए ये नहीं है, ये सलाइन वाटर है। तो सबसे बड़ा हिस्सा 3/4 का अगर मैं देखूं, इसमें से 97% तो ऐसे ही निकल गया, ठीक है। बचा कितना, बचा हमारा 0.7%, वो है हमारा फ्रेश वाटर, अलवणीय वाटर है ये, अलवणीय जल है ये, ठीक है। फ्रेश वाटर हमारा सिर्फ 0.7% है। अब इसको भी देखिए, इसमें भी जब हमारी बारी आएगी ना, जो हम यूज़ कर सकते हैं वो बहुत ही कम पानी बचेगा। देखो अब ये आता है आइस कैप्स, मतलब बर्फ़ के जो छत्रक होते हैं, जो ग्लेशियर होते हैं बड़े बड़े, यहाँ पर कितना है 2% है, ठीक है, 2% है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हमारे जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आइस कैप्स हैं वो पिघल रहे हैं धीरे धीरे, तो वो भी छोटे होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा कि पानी जो है वो हमारी अवेलेबिलिटी के लिए वो कम बच रहा है, धीरे धीरे वो पिघल रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड पे आ जाते हैं, अगला है ग्राउंड वाटर, भूमिगत वाटर। देखो कितना है 0.68% है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि ग्राउंड वाटर जो है उसमें भूमिगत जल सिर्फ 0.68 है। अब देखो यहाँ पर जो फ्रेश वाटर था ना, ये फ्रेश वाटर 2.7 है, सॉरी इसमें 0.7 नहीं है, ये 2.7 है, ठीक है, क्योंकि 2% किस में है, आइस कैप्स में है। ग्राउंड वाटर में कितना है, सिर्फ 0.6%। अब फ्रेश वाटर जो झीलों का जो अलवण पानी है वो भी बहुत ही कम है, पॉइंट में सारा पानी देखो 0.009, सिर्फ कितना कम है। और जो फ्रेश वाटर की जो झीलें हैं वो तो हमने, हमारी मानव गतिविधियों ने, हमारी एक्टिविटीज़ ने क्या कर दिए हैं, सारी की सारी प्रदूषित कर दिए हैं। क्या अब आपको लगता है कि आप उन झीलों का पानी पी सकते हो, नहीं पी सकते, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है इनलैंड सीज और साल्ट लेक्स, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, उनमें भी बहुत कम पानी है। कितना पानी है, 0.009%, ठीक है। और ये सारा की सारा, जैसे कि ग्राउंड वाटर जो है वो हम निकाल चुके हैं हमारे खेतों में, हमारी कॉलोनीज़ में, है ना, वो हम कितना ज़्यादा पानी जो है निकालते हैं, कितना वेस्ट करते हैं। तो यहाँ भी अभी तो ये 0.6 सिर्फ किताबों में लिखा है, इससे भी कम अभी बच्चा है, ठीक है। झीलें हमने क्या कर दी हैं, प्रदूषित कर दी हैं। इस तरह से इनलैंड सीज़ हैं, साल्ट लेक्स हैं, ये भी हमने प्रदूषित कर दी हैं। प्रदूषण वाला चीज़ तो हमने बहुत ही जो है अपने वाटर के लिए एकदम ख़तरनाक चीज़ कर दी है। अब आगे देखते हैं, अब देखो एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल में कितना है, 0.0019%। अब ये एटमॉस्फेयर में कौन सा है, ये वो है जो कि हमारे वेपर्स की फॉर्म में है। किस में है, जो वाटर वेपर्स होते हैं ना हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, ये वो वाला पानी है। तो अब भैया इसको तो बिल्कुल नहीं पी सकते। क्या आप ऐसी आशा कर सकते हो कि हम वाटर वेपर्स का पानी लेके हम गिलासों में भर भर के पी लेंगे, इम्पॉसिबल है ये। तो ये भी हमारे पीने के लिए ना के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे ये इसको ठीक कर लेना, ये 2.7 है। चलो अब आती हैं नदियाँ। अब नदियों की बारी आती है। नदियों में देखो कितना कम बचा है। ये वही नदियाँ हैं जिनको गवर्नमेंट जो है पानी प्योरीफाई करके क्या देती है, हमको देती है, हमारे घरों में टैप वाटर जो है वो पहुँचाती है, ठीक है ना। तो ये उन्हीं नदियों से आता है। लेकिन अब ये नदियाँ भी हमने क्या कर दी हैं, सारी की सारे पोल्यूटेड कर दी हैं, है ना। गंगा नदी पोल्यूटेड है, यमुना है पोल्यूटेड। कोई भी नदी आप ले लो, जिस भी नदी का आप नाम बोलोगे ना, ऐसी एक भी नदी नहीं है जिसको कि आप प्रदूषण रहित बोलोगे, सारी की सारी प्रदूषित हैं। तो अब आप खुद बताओ, आपके पास क्या, अब आप अपने प्रूडेंट माइंड से बताओ कि आप कभी ये कोशिश भी करोगे कि मैं एक बूंद भी पानी वेस्ट कर दूं? कभी कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि अब आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है कि हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, फ्रेश वाटर की बहुत कमी है। तो अब हम सब मिलकर क्या करेंगे, जल को बचाएंगे, क्योंकि जल है तो कल है। क्योंकि अब हम जानते हैं कि पानी होते हुए भी क्या है, पानी की कमी है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब अगला है हमारा, अब देखो यहाँ पर
यहाँ पर सिर्फ ये है कि मेजर जो बड़े बड़े समुद्र हैं, लेक हैं, रिवर्स हैं, यहाँ पर उनको दर्शाया गया है। ये चैप्टर में था, इसीलिए हम इसको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब देखो, ये है पैसिफिक ओशन, ये बड़े बड़े मतलब प्रशांत महासागर, ठीक है। अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन है ये, अटलांटिक महासागर है ये नॉर्थ वाला है, ये साउथ वाला, ठीक है। इंडियन ओशन जो हमारे भारत के नाम पर है। और फिर ऊपर आता है आर्कटिक ओशन, एक बड़ा है हमारा साउदर्न ओशन, और यहाँ पर ये है इंडियन ओशन है, हिंद महासागर। ये पैसिफिक ओशन का ही पार्ट है। ग्लोब में देखोगे तो यहाँ पर बस ऐसे ये दिख रहा है कटा हुआ, ये उसी का से पार्ट है यहाँ पर, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं कि यहाँ पे बड़ी बड़ी लेक्स कौन सी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है हमारी, ये क्या है, ये हमारी ग्रेट बियर लेक। यहाँ पर ग्रेट बियर लेक आती है, साल्ट लेक आती है यहीं पर, है ना। नदियाँ देख लेते हैं, जैसे कि अमेजन रिवर हो गई, यहाँ पर मिसिसिपी नदी हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पर नाइजर रिवर हो गई है, नाइजर रिवर हो गई। यहाँ अमेजन रिवर हमने देख ली है। और अब देखिए यहाँ पर है कॉन्गो रिवर, ये है कॉन्गो नदी है, ये है कॉन्गो नदी। ये ऑरेंज रिवर है, ये अफ्रीका की नदियाँ हैं, ठीक है, अफ्रीका कंटिनेंट की। तो अब एक नील नदी, ये इम्पॉर्टेंट है, ये नील नदी को भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर है दनूब रिवर, यहाँ पर ये जो रिवर दिख रही है आपको, ये दनूब रिवर है। ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है, ये मेडिटेरेनियन मतलब भूमध्य सागर है। ये क्या है, ये है भूमध्य सागर। अब देखो यहाँ पर आता है हमारा भारत आ गया अब यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे आ गई गंगा नदी आ गई, और यहाँ से जाती हुई कौन सी आ गई है, ये आ गई है, इससे कर लेते हैं, ये आ गई है ब्रह्मपुत्र नदी आ गई है। अब चाइना में जो मिलती है वो है हुआंगहो रिवर। कौन सी है, हुआंगहो नदी है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे जाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ पे है डार्लिंग रिवर, ठीक है। और यहाँ पर आता है कोरल सी आता है यहाँ पर। तो ये मोटा मोटा था, ये हमने यहाँ पर मैप में देख लिया है। अब यही सेम चीज़ ये देखिए, ये हिंदी वाले मैप में देख लेते हैं। ये है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, ये दक्षिणी महासागर हो गया, ये हिंद महासागर जो हमारे इंडिया के नाम पर है, ठीक है। यहाँ पर अगर झीलें देखनी है तो ग्रेट झील देख लेते हैं, ग्रेट स्लेव झील है, साल्ट लेक है, ठीक है ना। मिसिसिपी नदी है, ये अमेजन है, सब हमने जो अभी ऊपर पढ़ी है सारी वही हैं। ये कैस्पियन सागर, काला सागर, ये कॉन्गो नदी है, ये ऑरेंज रिवर है, ये नाइजर है, ये नील नदी है, ठीक है। ये भूमध्य सागर है, ये वाला रीजन जो है यहाँ पर भूमध्य सागर वाला रीजन पड़ता है। ये है वही हुआंगहो नदी, ये ब्रह्मपुत्र है, गंगा नदी है, ये डार्लिंग रिवर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये विक्टोरिया झील है। तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, सारी हमने झीलें देख ली हैं, मोटी मोटी झीलें हैं, आप ये देख लेना आपको, ठीक। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अगला है ओशन सर्कुलेशन। अब देखो हमने वाटर साइकिल तो हमने पढ़ ली, उसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है हमारे धरती पर, पृथ्वी पर, वो भी हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि वाटर का सर्कुलेशन क्या है। तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, ये है ओशन सर्कुलेशन, यानी महासागरीय परिसंचरण, ठीक है। महासागरों का परिसंचरण पढ़ रहे हैं कि वहाँ पर सर्कुलेशन कैसे होता है। अब देखो, ये जो हमारी ताल एवं झील है ना, उनके शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। अनलाइक द calm वाटर ऑफ द ponds एंड लेक्स, ओशन वाटर कीप्स मूविंग कॉन्टीन्यूसली। अब आप सभी को पता होगा, जो हमारे पॉन्ड होते हैं, तालाब होते हैं, हमारी जो झीलें होती हैं, उनका पानी जो होता है वो अपनी जगह पर ही स्थिर रहता है ही नहीं रहता है। क्या आपने कभी देखा है कि वो वाला पानी कहीं और चला गया है ना, कभी नहीं देखा। वो अपनी जगह पर, जो भी उसकी सीमित जगह है उतनी जगह पर ही रहेगा। लेकिन समुद्रों में क्या होता है कि ये पानी हमेशा ही अपनी जगहों से दूसरी जगहों पर चलता रहता है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, महासागरीय परिसंचरण कहते हैं। अब इसको हम किस में देख लेते हैं, इसको हम जो हमने यहाँ पर ये बनाया है डायग्राम में देख लेते हैं। चलो देखो, ये क्या है, हमारे महासागर थे। तो यहाँ से पानी जो होता है ना, ये पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इक्वेटर से पोलर की तरफ जाता है और पोलर से इक्वेटर की तरफ आता है। तो ये अलग अलग जगहों पर इसकी क्या बन जाती हैं, ये अलग अलग करंट्स बन जाते हैं। तो इसी चीज़ को क्या बोला है, इसी चीज़ को बोला है कि समुद्रों का जो पानी है वो अपनी जगह पर
स्थिर नहीं रहता है, बल्कि क्या रहता है कि कॉन्टीन्यूअसली मूव होता रहता है, मतलब कि गतिमान रहता है। ठीक है, अब देखो इसी मूवमेंट को हमने ब्रॉडली कैटेगराइज करा है किसमें, वेव्स, टाइड्स और करंट्स में। महासागरों की इन्हीं गतियों को हमने वर्गीकृत कर दिया है, 3 तरह से वर्गीकृत करा है, तरंगे, ज्वार भाटा और धाराओं के रूप में हमने इन्हें वर्गीकृत करा है। कि मूवमेंट तो है, लेकिन इनका मूवमेंट अलग अलग जो है, अलग अलग कंसेप्ट हमें देता है पढ़ने के लिए। तो ये 3 कंसेप्ट है, हमें यहाँ पर तीनों कंसेप्ट पढ़ने हैं। तो पहला है हमारा वेव्स यानी तरंगे। अब देखो जब आपने देखो यहाँ पर क्या है, व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेज एंड फॉल्स अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड द वेव्स। जब महासागरीय सतह पर, अब देखो जब आप में से कईयों ने समुद्र देखा होगा, है ना, समुद्र देखा होगा, वहाँ पर आप बीच पर गए होंगे, तो आपने क्या देखा है कि यहाँ पर ये यहाँ पर क्या होता है, ये माना कोई सागर है, बे ऑफ बंगाल के मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो इस तरह से पानी की ऐसे उठी धाराएं है ना, कि समुद्र से जो है वो धाराएं ऐसे चलती हुई आती हैं और हमारी बीच पर ऐसे यहाँ पर आती हैं, है ना। मानो यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ से ये समुद्र की धाराएं आएंगी और ऊपर नीचे ऐसे ऊंची, फिर नीची, फिर ऊंची, फिर ऊंची, और हमारे बीच पर हमें यहाँ पर हमारे पैरों के नीचे लगती हैं वो। तो ये वही बात है यहाँ पर कि महासागरीय सतह पर, कि महासागर की जो सतह है, महासागर की सतह कौन सी हो गई, ये वाली सतह हो गई। तो यहाँ पर जल लगातार उठता है। कैसे उठता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे उठा फिर नीचे, फिर उठा फिर नीचे, है ना। तो लगातार जल उठता है और फिर गिरता है। तो उठा और गिरा, उठा और गिरा, और आकर हमारे बीच पर, जहाँ पर हम लोग यहाँ पर जाते हैं, कभी कभी जाते हैं, तो यहाँ पर बीच पर आकर ये जो है ये तरंगे, हमें इनको तरंगे के रूप में हमें दिखते हैं। किसके रूप में, इन्हें हम तरंगे कहते हैं, यानी इन्हें हम वेव्स कहते हैं। अब ये वेव्स बनती कैसे हैं, ये वेव्स जो हैं वो हवाओं से बनती हैं, पवनों से बनती हैं, विंड से बनती हैं। देखो इसको भी समझ लेते हैं कैसे बनती हैं। अब देखो वहीं पर ले लेते हैं, यहाँ पर ऐसे कि यहाँ पर, एक मिनट इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। अब देखो ये है यहाँ पर, ये हमारा है समुद्र, ठीक है। ये हम क्या मान के चल रहे हैं, ये हम मान के चल रहे हैं बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो तरंगे हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर एक मिनट, इसको बनती कैसे हैं, देखो को ये माना हमने, ठीक है। ये हमारी है समुद्र का पानी है। जब यहाँ पर जो हमारी हवाएं ऊपर चल रही है ना, जब ये यहाँ पर स्ट्राइक करेंगी, यहाँ पर आके इस पानी से टकराएंगी, टकराने का मतलब क्या है, इनमें फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन से ये ऐसी, जब ये नीचे की तरफ ऐसे करेगा ना, तो यहाँ से एक धारा ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाएगी, ठीक है। फिर ये धारा उठ जाएगी। अब ये जो हमारी जो पवने हैं, जो हमारी विंड्स हैं, वो तो लगातार आती हैं, पूरे सरफेस पर आती हैं, बहुत बड़ा समुद्र का सरफेस है उस पर आती हैं। तो ये लगातार आती रहती हैं और ये यहाँ पर फ्रिक्शन से इनको ऊपर नीचे उठाती रहती हैं, ठीक है। तो किसने बनाई हमारी तरंगे, किसने बनाई, वेव्स किसने बनाई, ये बनी विंड से, कि विंड ने आकर इनको क्या करा, धक्का मारा, हिट करा, फ्रिक्शन करा, किसने करा, हवा ने करा। तो ये तरंगे जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली हमें दिखती रहती हैं, क्योंकि हवाएं जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली चलती रहती हैं, ठीक है। तो क्योंकि हवाएं कॉन्टीन्यूसली चलती हैं, तो उन्होंने क्या करा, लगातार ही यहाँ पर इस जो महासागरों का, जो ओशंस का जो पानी है, उनको धक्का दिया। वहाँ से क्या हो गया, हमारी वेव्स उठ गई। क्या उठ गई, वेव्स उठ गई, और ये तटों की तरफ आती रहती हैं, मतलब कोस्टल एरियाज़ में आती रहती हैं, जो हमें दिखता है, जहाँ पर हम जाके एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मानो कि स्टॉर्म वाला दिन है, कोई तूफान आ रहा है किसी दिन, तो तेज़ वायु में चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। वो कैसे उत्पन्न होती हैं, अब देखो जब हवाएं ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, क्या होंगी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड से आ रही हैं, क्या आ रही है, तेज़ स्पीड आ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड है, तो वो उसकी वहाँ पर जो फोर्स भी बहुत ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा होगी कि यहाँ पर जो तरंग उठेगी वो बहुत ऊंची उठेगी, ठीक है ना। क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा ऊंची उठेगी। तो यहाँ पे तरंगे हमारी कैसी बन जाएंगी, तरंगे हमारी बन जाएंगी विशाल तरंगे हो जाएंगी, और इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। तो समझ गए, हवा तेज़ है तो विशाल तरंगे आई हैं, और हवा अगर नॉर्मल चल रही है तो हमारा वही है जो हम जाकर
बीच पर जाकर कभी कभी जाकर क्या करते हैं, इस एनवायरनमेंट का आनंद लेते हैं, तो वो नॉर्मल वाली जो तरंगें आती हैं वो उठती हैं। अब आगे देख लेते हैं, आगे है हमारा, अब देखो अर्थक्वेक। अब इस यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस और हो सकता है, वो क्या डिस्टर्बेंस है, वो ये है कि जब भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण भी महासागरीय जल जो है अत्यधिक विस्थापित हो जाता है। देखो भूकंप का मतलब क्या है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आ गया मानो, क्योंकि अर्थक्वेक सिर्फ हमारी स्थल मंडल पर नहीं आता, मतलब लैंड पर नहीं आता है। वो कहाँ आता है, वो यहाँ पर जो ओशन का जो फ्लोर होता है ना, समुद्र का जो सतह है ना, समुद्र की सतह, वहाँ पर भी क्या आता है, भूकंप आ सकता है और आता भी है। ठीक है ना, ये हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि सिर्फ लैंड पर भूकंप नहीं आता, लैंड जो होती है वो ओशन फ्लोर पर भी होती है और वहाँ पर भी प्लेट्स हैं, तो वहाँ पर भी भूकंप आ सकता है। अब देखो जब यहाँ पर अर्थक्वेक आया, वोल्केनो फूटा, ठीक है ना, ज्वालामुखी फूटा, या फिर अंडर वाटर, नीचे ये जो पानी भरा हुआ है, यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है, ये समुद्र है ये, ठीक है, तो वहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुई कोई, तो क्या होगा, देखते हैं। देखो तो क्या होगा कि मानो यहाँ से एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। अब ये प्लेट जो है आपस में इंटरेक्शन हुआ, ठीक है, अब भूकंप आ गया, एक प्लेट नीचे आ गई, एक प्लेट ऊपर आ गई, तो यहाँ भूकंप आएगा, तो उनकी वेव्स चलेंगी, ये उनकी वेव्स आ रही हैं। अब इन वेव्स ने क्या करा, ये जो पानी की, ये जो पहले नॉर्मल वेव्स यहाँ पे नॉर्मली चल रही थी ना, तो ये क्या करेंगी, इनको डिस्टर्ब करेंगी और फिर बड़ी बड़ी क्या करेंगी, बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर इनको बहुत ऊंचा उठा देंगी, ऐसे ऊंचा उठा देंगी, खूब ऊंचा उठा देंगी और एक सुनामी का रूप ले लेंगी, जो कि यहाँ पर धरती पर आ जाएगी। सुनामी बन के कहाँ जाएगी, ये धरती पर आ जाएगी और यहाँ पर जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लोगों के घर होंगे, वो क्या होंगे, तबाह हो जाएंगे, यहाँ तबाही मच जाएगी। ठीक है, और बहुत सारा पानी, बहुत ऊंची ऊंची कई मीटर तक की ऊंची वेव्स आती हैं यहाँ पर, जिनको सुनामी कहा जाता है। अब देखो एक ऐसी ही सुनामी 2004 में आई थी, आप सबको याद भी होगा। देखो सुनामी क्या है, 15 मीटर तक की ऊंची विशाल ज्वारीय तरंगे होती हैं। और ज्वार क्या होता है, मतलब ज्वार, तो ज्वार वो होता है कि कोई भी तरंग है यहाँ पर, तो जब वो ऊंची उठती है उसको ज्वार बोलते हैं। तो ये 15 मीटर की हाइट की बात कर रहे हैं कि जब हाइट कितनी हो, अप्रॉक्सीमेटली 15 मीटर की हाइट हो, तो उससे विशाल ज्वारीय तरंगे उठती हैं, ह्यूज टाइडल वेव्स उठती हैं। ठीक है, उठ सकती हैं। ओरिजिनेटिंग किस में होती है, ओशन में होती हैं। और इसके हमने कारण कौन कौन से पढ़े, कारण है अर्थक्वेक, मतलब भूकंप आ सकता है, उसके कारण हो सकता है क्योंकि नीचे का जो वाटर लेवल है वो डिस्टर्ब हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर क्या आ गया, एक तरह से हमने उसके तली को हिला दिया है, तो तली को हमने एक प्लेट हमने नीचे गिरा दी और एक प्लेट जो है वो ऊपर है, तो यहाँ से पूरा पानी क्या हुआ, धड़ाक, एक तरफ से जो पानी है वो ऐसे नीचे की तरफ आ गया है और यहाँ पर ये ऊपर की तरफ उठाए, तो तरंगे अपने आप ही स्वतः ही क्या होंगी, ऊपर की तरफ उठेंगी और ये विशाल तरंगों का रूप ले लेंगी, जिनको हम सुनामी कहते हैं। तो विशाल तरंगे किस किस से होगी, अर्थक्वेक से होगी, वोल्केनिक इरप्शन से हो गई और लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन से हो गई। तो ये हमारे कारण हो गए किसके, सुनामी के। हमने भी क्या पढ़ा, 15 मीटर तक की होती हैं। ठीक है ना। अब 2004 में सुनामी आई थी, आपको पता होगा कि 2004 में क्या आई थी, सुनामी आई थी। अब देखो यहाँ पर जो सुनामी आई थी ना, यहाँ पर जो भूकंप आया था तो वो 9 रिक्टर स्केल पर आया था भूकंप। कितने रिक्टर स्केल पर आया था, 9 रिक्टर स्केल पर आया था। यहाँ पर जो भारत इंडियन ओशन में आया था, ये हमारे जो हिंद महासागर है उसके अंदर आया था। अब यह यहाँ पर एक तो थी भारतीय प्लेट और एक थी बर्मा प्लेट। ठीक है, भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। भारतीय प्लेट का मतलब क्या है कि इंडियन प्लेट, हमारी जो इंडियन प्लेट थी ना वो धंस गई थी, किसके नीचे धंस गई थी, ये धंस गई थी किसके नीचे, ये धंस गई थी बर्मा प्लेट के नीचे। ठीक है, तो अब जब एक प्लेट नीचे धंस गई तो क्या होगा, ये धड़ाक से पानी का लेवल यहाँ पे तो नीचे गिरा और यहाँ पे क्या उठा, यहाँ पे लेवल उसका ऊपर उठ गया, तो वहीं से क्या होगी, एक बहुत विशाल तरंग उत्पन्न हो गई, वेव उत्पन्न होगी, जिसको हमने क्या बोला, सुनामी बोला। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इसका जो केंद्र माना था ना, जो केंद्र जो आया था वो सुमात्रा के आसपास आया था। तो उसमें थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, और सुमात्रा यानी इंडोनेशिया। ठीक है ना, इंडोनेशिया में है सुमात्रा। अब देखो, अब अगला
पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा टाइड्स पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं? टाइड्स यानी ज्वार भाटा। अब देखो ये क्या होते हैं? ये है रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर। ओशियन वाटर लेवल, यहाँ पर लेवल की बात है कि जो पूरा जो समुद्र का जो लेवल है ना, यहाँ पर ये मानो समुद्र का एक लेवल रहता है, आपको पता होगा, है ना, जिस लेवल को हम क्या बोलते हैं? मीन सी लेवल बोलते हैं। तो जब इसका रिदमिक राइज, मतलब रिदमिक का मतलब है कि रेगुलरली वो उठ रहा है और रेगुलरली नीचे जा रहा है। ये चीज़ इसकी रेगुलर है, रिदम में आ रही है, उठना और गिरना, उठना और गिरना, इसलिए यहाँ पर रिदमिक वर्ड का यूज़ करा गया है। ठीक है, तो उठता है और गिरता है, फॉल होता है ओशियन वाटर लेवल ट्वाइस इन अ डे, दिन में 2 बार नियम से। देखो नियम वर्ड आया है, रिदमिक है। महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। तो जब ये जो मीन सी लेवल वाला है ना, ये जो हमारा समुद्र है, इसको ऐसे देख लेते हैं, ये हमारा समुद्र है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा समुद्र है। तो जब ये ऊपर उठेगा, हमने माना कि ये ऊपर उठा, तो ऊपर उठने वाले हाई टाइड को हम बोलेंगे ज्वार। क्या बोलेंगे? ऊपर उठने वाले को क्या बोलेंगे? ये आएगा ज्वार यानी हाई टाइड। कि टाइड है लेकिन कौन सा है? हाई वाला है। हाई मतलब क्या हो गया? कि वो उसकी हाइट में ऊंचा हो गया। तो यहाँ पर क्या है? हाई टाइड। हाई टाइड का मतलब है उसकी हाइट ऊंची होगी। किसकी हाइट ऊंची होगी? एक सरफेस वाटर था यहाँ पर, जो समुद्र था, उसका जो एक नॉर्मल लेवल था, उससे उसका लेवल क्या हो गया? ऊंचा हो गया। ठीक है ना, लेवल जो है, पहले लेवल इसका इस वाले पॉइंट पे था, अब उठ के जो लेवल है वो ऊंचा हो गया। अब देखो जैसे कि मैं एक ग्लास बनाती हूँ, ठीक है, अब एक ग्लास में अगर पानी यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर पानी है, तो अगर मैंने इसमें और पानी डाल दिया तो इसका लेवल क्या हुआ? थोड़ी देर बाद क्या होगा? डालने के बाद इसका लेवल ऊंचा हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पर समुद्र के लेवल की बात करी जा रही है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या हुआ कि ये जो लेवल है उसका लेवल बढ़ गया। यहाँ पर तो मैंने आपको पानी को डाल के समझाया है, लेकिन समुद्र में पानी डाला नहीं है। इसका रीज़न कुछ और है। इसका रीज़न है ग्रेविटेशन फोर्स, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको समझाया है कि यहाँ पर लेवल का मतलब क्या है। लेवल का मतलब क्या है कि पहले ये पानी का लेवल कम था और अब पानी का लेवल जो है ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो पहले जो हमारे समुद्र का लेवल था वो कौन सा लेवल था? वो ये वाला लेवल था। ठीक, अब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हुआ कि ये लेवल जो है वो उसका लेवल ऊंचा हो गया। अब उस बढ़े हुए लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? हाई टाइड यानी ज्वार बोलते हैं। अब देखो, एक तो हो गया हाई टाइड का मतलब कि लेवल बढ़ गया। अब इसी मीन सी लेवल से, इसी पॉइंट से अगर हमारे समुद्र का लेवल नीचे की तरफ चला जाता है, मतलब कि पानी कम हो जाता है। पानी कम होने का मतलब क्या है कि मैंने इस गिलास में से पानी को निकाल दिया, तो अब पानी का लेवल क्या हो गया? तो यहाँ पानी का लेवल जो है वो घट गया। ठीक है, पानी का लेवल यहाँ पर घट गया और पानी का लेवल सिर्फ इतना रहा। ये सारा पानी जो था ये मैंने यहाँ से उठा के बाहर फेंक दिया, तो अभी पानी का लेवल जो है वो इतना रहा। ग्लास में पानी सिर्फ कितना रहा? इस लेवल तक का पानी रहा। तो यहाँ पर मैंने आपको लेवल का मतलब समझाया है कि यहाँ पर लेवल जो है वो ऊपर उठा और लेवल जो है वो नीचे आया। तो जब लेवल नीचे होगा तब ये पानी का लेवल सिर्फ इतना रह जाएगा। अब देखो, ये है टाइड का, और जो अभी हमने जो पहले पढ़ा था वो हमने पढ़ी थी वेव्स यानी तरंगे पढ़ी थी ये। तो यहाँ पर पानी का मीन सी लेवल वही था, वहाँ पर सिर्फ एक हवाओं के जो झोंके आए, उस झोंके से पानी में एक लहर उत्पन्न कर दी, एक वेव उत्पन्न कर दी, ऊपर नीचे, बस ये एक वेव उत्पन्न हुई है। यहाँ पर लेवल जो था वो वही था। ये इसका बेसिक पॉइंट है कि वेव्स यानी तरंगों में मीन सी लेवल जो था वो वही था, सिर्फ हवाओं ने आकर उसको डिस्टर्ब करा और एक तरंग उत्पन्न कर दी। लेकिन यहाँ पर जो है ये पानी का पूरा लेवल उठा और गिरा। अब इसका रीज़न है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आगे देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 चीज़ें पढ़ ली, हाई टाइड और लो टाइड यानी ज्वार और भाटा। चलो अब देखो, अब ये जो मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल के कारण। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाता है? ये हमारे सन जो सूर्य हैं और जो मून चंद्रमा है वो लगाते हैं, हमारी पृथ्वी की सतह पर लगाते हैं। अब इसको हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम देखो ये रहा।
ठीक है, देखो डायग्राम में देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी जो है वो क्या लगाती है, वो चक्कर लगाती है, आपको पता ही होगा। और पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है, हमारे चंद्रमा लगाता है। अब इनकी भी पोजीशन बदलती है। अब इनकी जब पोजीशन वो पोजीशन आ जाती है कि हमारा जो सूर्य मतलब सन, चंद्रमा मून और अर्थ जो हमारी पृथ्वी है, जब वो एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, तब जो है वो हमारे हाई टाइड्स होते हैं। अब देखो ये कंडीशन हमारी कब होती है, ये कंडीशन हमारी होती है पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में होती है, कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में जो चंद्रमा और सूरज और पृथ्वी ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। देखो यहाँ पर भी एक लाइन में आ गए हैं, और पूर्णिमा में एक लाइन में आ गए हैं, और अमावस्या में एक लाइन में आ गए हैं। ठीक है, अब जब अमावस्या होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में न्यू मून कहते हैं, उस टाइम पर क्या होता है कि सूरज भी अपनी ग्रेविटेशन फोर्स से इधर की तरफ खींचता है, हमारी पृथ्वी को भी खींचता है। ठीक है ना। अब पृथ्वी तो खींचती नहीं है, तो होता क्या है कि उसकी सतह पर जो बड़े बड़े महासागर में जो पानी भरा हुआ है ना, वो ऐसे खींचता हुआ चला जाता है। तो सूरज से भी खींचा और हमारे चंद्रमा से भी खींचा, तो इधर की तरफ जो हमारा पानी खींचा वो वहाँ पर क्या आ गए, वहाँ पर हाई टाइड्स आ गए। ठीक है ना, वहाँ पर क्या आ गए, हाई टाइड्स आ गए, और इधर की तरफ भी हाई टाइड्स आ गए। ये कुछ फोर्सेस होती हैं जो कि दोनों की तरफ, इधर की तरफ और इधर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में भी हाई टाइड्स ही आते हैं। ठीक है, और जो ये वाली लेवल बचते हैं, ये वाले यहाँ पर जो है वो लो टाइड्स होता है। इसी तरह से जब पूर्णिमा होती है, फुल मून होता है, पूर्णिमा में क्या होता है, पृथ्वी बीच में होती है और चंद्रमा इधर होता है। ठीक है ना, तब भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ये जो मैंने आपको बताया ना गुरुत्वाकर्षण बल, ये यहाँ पर भी लगेगा कि चंद्रमा अपना गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ लगाता है और सूरज जो है अपना गुरुत्वाकर्षण बल इस डायरेक्शन में लगाता है, इस तरह से खींचता है। तो इधर से पृथ्वी का जो पानी है, बड़े बड़े महासागरों का जो पानी है, वो खींचकर ये चला जाता है ऐसे, और यहाँ पर मोटे मोटे क्या बन जाते हैं, उठे हुए बल्ज बन जाते हैं पानी के। तो उन बल्जों को हमने क्या बोला, बल्ज मतलब उठाव, कि पानी उठ गया। ठीक है ना, यहाँ पे पानी जो है वो उठा हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पर पानी दबा हुआ नज़र आ रहा है, कम लेवल का नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया हाई टाइड और इधर आया लो टाइड। ठीक है, तो इसको, इन दोनों कंडीशन को हम क्या बोलते हैं स्प्रिंग टाइड, वृहत ज्वार भाटा। क्या बोलते हैं, वृहत ज्वार भाटा। और ये जो हाई टाइड्स है ना, सबसे ऊंचे ज्वर उठते हैं, उनको हम लोग बृहत ज्वर कहते हैं, क्योंकि ये बृहत ज्वर क्या है, ये सबसे ऊंचे उठे हुए ज्वर हैं, हाई टाइड्स हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि फुल मून और पूर्णिमा में जब तीनों की तीनों एक लाइन में होते हैं, तो यहाँ पर सबसे ऊंचे क्या उठते हैं, ज्वर उठते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा में। वैसे नॉर्मली टाइड्स है ना, हाई टाइड और लो टाइड रेगुलरली डेली आते हैं, लेकिन सबसे ऊंचे कब आते हैं, अमावस्या में आएंगे और पूर्णिमा में आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा में हमारे सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीधी लाइन में होते हैं, एकदम सीधी लाइन में। देखो एकदम सीधी लाइन में है, ये सीधी लाइन, सीधी लाइन, सीधी लाइन, तीनों एक ही सीधी लाइन में है। तो जब ये सीधी लाइन में होते हैं तो इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगती है, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा लगता है। तब क्या होता है, तब सबसे ऊंचे ज्वर उठते हैं, मतलब हाई टाइड्स उठते हैं, और इनको हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स, मतलब कि बृहत ज्वार बोलते हैं। ठीक है, चलो अब अगला समझ लेते हैं। अगले में क्या है, अगले में है नीप टाइड। नीप टाइड मतलब कि लघु ज्वार भाटा। अब देखो इसमें क्या होता है कि सन जो हमारा सूरज है और पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और मून ये सीधी लाइन में नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से एक एंगल बना लेते हैं कि अगर सूरज इधर की तरफ है और मून, चंद्रमा इधर की तरफ है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, अपनी तरफ खींचेगा, और ये यहाँ से अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ज्वार भाटा, यहाँ पर ये हाई टाइड यहाँ पर आएगा। और चंद्रमा की तरफ, जो चंद्रमा ने जो अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाया, यानी ग्रेविटेशन फोर्स जो लगाई, ठीक है, चंद्रमा ने जो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर लगाई, उसकी तरफ आए हुए टाइड को क्या बोलेंगे, ल्यूनर टाइड, क्योंकि ल्यूनर नाम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा चंद्रमा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर पोजीशन इनकी एक सीधी लाइन में नहीं है, बल्कि किस में है, विपरीत दिशाओं में है। ठीक है ना, एक एंगल बन रहा है यहाँ पर, अप्रॉक्सीमेटली
ठीक है ना, एक एंगल सा बनता है यहाँ पर। तो जब चांद, यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थार्थ में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में लगता है, जो कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये विपरीत दिशाओं में लग रहा है। तो विपरीत दिशाओं में लगने से क्या होता है, महासागरीय जल जो होता है वो उठता है, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। इससे क्या होता है, लो टाइड्स आते हैं। देखो यहाँ पर जो है ये लो टाइड्स आए हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लो टाइड बने हैं, यहाँ पर कि लेवल जो है वो नीचा हो गया है। तो हमने इसको क्या बोला, नीप टाइड बोला, लघु ज्वार भाटा बोला। लघु मतलब कम हो जाना, ठीक है ना, ज्वार का जो है वो कम हो गया, नीप हो गया वो, ठीक है। तो ये कब होता है कि जब दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में लगता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इसको हमने बोला नीप टाइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नीप टाइड है। अब इसको हम ऐसे भी समझ लेते हैं कि मानो कोई बच्चा है यहाँ पर, ठीक है। अब एक इंसान इसे यहाँ से खींच रहा है, एक यहाँ से खींच रहा है, तो वो क्या इतना उसमें हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसमें यह मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर बस हमने अपोजिट डायरेक्शन आपको समझाया है, तो वो अपनी पोजीशन पे रहेगा, ज़्यादा नहीं हिलेगा। तो यहाँ पर हमने इसको किससे करा, लो टाइड से कंपेयर कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर इस बच्चे को दो लोग एक ही तरफ से खींच रहे हैं कि यहाँ पर दोनों की दोनों ये वाली फोर्स नहीं लग रही, एक ही डायरेक्शन में फंस रही है, लग रही है फोर्स, तो वो बच्चा उन्हीं की तरफ खींचा चला आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये इसको वाटर से कंपेयर कर लिया, जो हमारे जो महासागरीय जो जल है, जहाँ पर जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं, उससे हमने इसको समझ लिया है। चलो आगे चलते हैं। अब अगला है, ये देखो, ये सारा वही है जो हमने अभी पढ़ा है, सेम वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, सेम वही चीज़ है। तो अगला है यहाँ पर, अब इसकी एडवांटेजेस भी देख लेते हैं, यानी कि एडवांटेजेस मतलब इसकी जो फ़ायदे हैं वो क्या क्या हैं। अब देखो, जो हाई टाइड होती है, हाई टाइड जो है हेल्प इन नेविगेशन मतलब नौ संचालन में। अब वो कैसे, अब देखो, ये हमने माना समुद्र है, ठीक है, ये हमारा है कोस्ट मतलब तटीय क्षेत्र है। अब यहाँ पर ये हमने माना कि ये हमारा समुद्र है, ठीक है, ये क्या है, हमारा समुद्र है। अब जब हमारी हाई टाइड आएगी, हाई टाइड का मतलब है ज्वार आएगा, तो माना कि हमने इस लेवल तक आ गया है वो। अब यहाँ पर जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, गेट लगे होते हैं। अब यहाँ पर शिप्स आ रहे हैं, ठीक है, हमने माना कि यहाँ पर शिप्स हैं, तो हाई टाइड में शिप जब पानी का लेवल यहाँ तक आ जाएगा ना, यहाँ तक, क्योंकि हाई टाइड में पानी का लेवल क्या हो गया, ऊपर की तरफ उठ गया। लेवल ऊपर उठने से क्या हुआ कि पानी सतह तक आ गया, यहाँ तक। अब वो पानी जब सतह पर आया तो हमारे जो शिप्स थे वो अंदर की तरफ आ गए, तो हमने दरवाज़ा क्या करा, यहाँ पर हमने बड़े बड़े गेट लगा लिए। अब जब जो हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो सामान होता है, ठीक है ना, ये पोर्ट का बता रही हूँ मैं, पोर्ट्स पे ऐसे होता है कि जब यहाँ पर बड़े बड़े सामान जो है वो उतार लेते हैं और दोबारा भर लेते हैं, और जब ये लो टाइड का इंतज़ार करते हैं, मतलब भाटा, जब भाटा आता है तो दरवाजे जो होते हैं वो दोबारा खोल दिए जाते हैं, तो शिप दोबारा से चले जाते हैं। तो ज्वार और भाटा में पानी का लेवल हाई हुआ तो शिप्स अंदर आ गए, दरवाजे बंद हो गए, ठीक है। और जब शिप्स को बाहर जाना है, बड़े बड़े जहाज़ों को जब बाहर जाना होता है, तब भाटे के अंदर उनको वापस भेज दिया जाता है। लो लेवल के साथ जो है, जो बड़े बड़े जहाज़ हैं वो भी निकल लेते हैं, पानी के ही लेवल के साथ ये निकल लेते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या बोला कि ये हेल्प इन नेविगेशन मतलब नौ संचालन में हेल्प करता है। दूसरा आता है कि फ़िशिंग में, जो मैंने सेम चीज़ अभी आपको बताई है कि जब भी पानी का लेवल बढ़ेगा, है ना, तो सतह तक आ जाएगा, तो वहाँ पर जो है वो मछलियाँ आ जाएंगी, बहुत सारी क्या आ जाएंगी, मछलियाँ आ जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि पानी जो है वो पहले से ज़्यादा सतह पर आ गया है। जब पानी सतह पर आ गया है तो जो मछलियाँ यहाँ पर तैर रही थी ना, ठीक है ना, जो मछलियाँ यहाँ तैर रही थी वो क्या आ गई, यहाँ पर इसके साथ सतह पर आ गई हैं। तो अब यहाँ पर मछली पकड़ना मछुआरों के लिए आसान हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। तीसरा फ़ायदा है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्यों, इसमें क्या है कि यहाँ पर टरबाइन होता है, यहाँ पर जो होता है टरबाइन घूमता है। अब आपका ज्वार आएगा तो भी घूमेगा, अब जब आपका भाटा आएगा तो भी घूमेगा, तो दोनों ही कंडीशन में ये घूमता है। तो इससे क्या होती है, विद्युत उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये हमने इसके फ़ायदे पढ़ लिए। अब अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं। अगला है हमारा ओशन करंट, महासागरीय धाराएं।
महासागरीय धाराएं क्या है? ये स्ट्रीम ऑफ वाटर हैं जो कि कॉन्स्टेंटली फ्लो करती हैं ओशन के सरफेस पर एक ही डेफिनेट डायरेक्शन में। तो महासागरीय धाराएं क्या है? निश्चित दिशा में करती हैं, सतह पर करती हैं, नियमित रूप से करती हैं। तो इन धाराओं को हम बोलते हैं महासागरीय धाराएं बोलते हैं। अब ये दो तरह की होती हैं। दो तरह की कैसे होती हैं? एक होती है वार्म ओशन करंट जिनको हम बोलते हैं गर्म महासागरीय धाराएं, और एक होती हैं कोल्ड ओशन करंट जिनको हम बोलते हैं ठंडी धाराएं। अब इसको हम किस में समझ लेते हैं? डायग्राम में समझ लेते हैं। ये देखो, यहाँ पर हमने जो वार्म ओशन करंट है मतलब गर्म महासागरीय धाराएं हैं, उनको हमने लाल रंग से करा है। किससे करा है? ये लाल रंग से। लाल रंग वाली कौन सी है? ये गर्म है, क्योंकि गर्म चीज़ क्या होती है? खतरनाक होती है, तो उसको हमने लाल रंग से प्रेजेंट करा है। और ठंडा ठंडा कूल कूल क्या होता है? वो नीले रंग का होता है, तो इसलिए हमने ठंडी धाराओं को जो है वो नीले रंग से समझाया है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पहले हम गर्म वाले की बात कर लेते हैं। जो गर्म वाले जो है वो इक्वेटर से उठते हैं। ये क्या है? इक्वेटर, यानी विषुवत जो व्रत है ये है, ये विषुवत वाली लाइन है, यहाँ पे इक्वेटर की लाइन है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, सूरज जो होता है ना, नॉर्मली हम क्या मानते हैं कि सूरज जो है वो सबसे ज़्यादा इक्वेटर वाले रीजन को गर्म करता है। ये आप सबको पता होगा, है कि नहीं? क्योंकि उसके डायरेक्ट जो रेज़ हैं ना, जो डायरेक्ट जो रेज़ हैं वो कहाँ पड़ती हैं? वो डायरेक्ट रेज़ इस पर पड़ती है, इस वाले रीजन पर। तो ये जो रीजन होगा, ये सारा इक्वेटर के आसपास का, विषुवत व्रत के आसपास का रीजन क्या होगा? वो गर्म होगा। तो अब जो रीजन है ही गर्म, तो वहाँ पे जो पानी जो प्रेजेंट होगा, वहाँ पर जो जल प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा? वो भी गर्म होगा। अब जब वो पानी गर्म हो गया, तो वहाँ से उठने वाली धाराएं क्या हो गई? वो गर्म हो गई। अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया गल्फ स्ट्रीम। ये गल्फ स्ट्रीम क्या है? हमारी गर्म है। कहाँ से उठती है? विषुवत व्रत यानी इक्वेटर से उठती है। क्यों इक्वेटर गर्म क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ पर जो सूरज है वो अपनी डायरेक्ट सनरेज यहीं पर देता है, यहीं पर सबसे ज़्यादा गर्म कर देता है पूरी सतह को। इस लेवल की पूरी सतह को क्या करता है? वो गर्म कर देता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ से इक्वेटर से उठने वाली जो धाराएं हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है? इक्वेटर टू पोल होती है। यहाँ पर क्या है? आपका पोल है, ध्रुव है, ठीक है ना? यहाँ पर क्या है? ध्रुव है, तो वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? तो भूमध्य रेखा के निकट ये उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं। इसका सही एग्जैक्ट एग्जाम्पल क्या है? गल्फ स्ट्रीम, जो हमने अभी पढ़ा। अब हम पढ़ लेते हैं कोल्ड करंट को, ठंडी धाराओं को। अब कोल्ड करंट जो होते हैं ना, वो पोलर रीजन से लाते हैं पानी। कहाँ से लाते हैं? पोलर रीजन से, ठीक है? ये पोलर रीजन कौन सा रीजन है? ये वो रीजन है जहाँ पर जो है बर्फ़ जमी रहती है। आपको पता होगा, यहाँ बड़े बड़े बर्फ़ से ढके रहते हैं। ये जो यहाँ की जो ज़मीन है बर्फ़ से ढकी रहती है। अब ये क्यों ढकी रहती है? क्योंकि यहाँ पर जो सूरज होता है ना, सूरज जो है, एक मिनट, ये जो सूरज है यहाँ पर, सूरज की यहाँ पर किरण सीधी नहीं पड़ती। जैसे यहाँ तो सीधी पड़ती है, लेकिन यहाँ तिरछी पड़ती है। अब तिरछी पड़ेगी ना, तो वो बहुत ही कम ठंडा कर पाएगा और गर्म कर पाएगा, ठीक है? तो ये वाला एरिया क्या होता है? ठंडा होता है। तो ठंडा होने के कारण क्या होता है? यहाँ पर बर्फ़ होती है। क्या होती है यहाँ पर? ये पूरे रीजन में बर्फ़ होती है। अब जिस रीजन में बर्फ़ है, ठीक है, सूरज की किरण ना के बराबर आ रही है, ठीक है? क्या है? यहाँ पर बर्फ़ है और सूरज की किरण न के बराबर आ रही है, तो यहाँ से आने वाली धाराएं कैसी होंगी? ये धाराएं जो हैं वो ठंडी धाराएं होंगी। कैसी होंगी? ठंडी धाराएं होंगी। क्यों? क्योंकि वो उसी बर्फ़ के पानी में से पिघल कर जो पानी आ रहा है, ठंडा ठंडा पानी जो आ रहा है, वो वही पानी लेकर आएंगी। तो यहाँ से आने वाली धाराएं क्या हो गई? ठंडी हो गई। जैसे कि ये हो गई कैनरी हो गई, यहाँ पर लेब्राडोर हो गई, ठीक है, ओयोशियो हो गई, ये जो आ रही है ये ओयोशियो हो गई। तो आपको समझ आ चुका है कि ध्रुवों से आती हैं या ध्रुव बोलो या बोलो उच्च अक्षांशों से आती हैं। किसकी तरफ आती हैं? उष्णकटिबंधीय या फिर निम्न अक्षांश। निम्न अक्षांश कौन सा है? वो इक्वेटर की तरफ वाले एरिया को बोला है कि निम्न अक्षांश हैं, लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है ना, लोअर लैटिट्यूड से निम्न अक्षांश की तरफ आ रही हैं, उष्णकटिबंधीय वाले रीजन में आ रही हैं। तो ये हो गई ठंडी। चलो, आशा करती हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। और इन्हीं धाराओं की वजह से जो आसपास का जो एरिया है ना, वो ठंडा या गर्म, ठीक है, वहाँ का जो मौसम है वो ठंडा या गर्म महसूस होता है, इन्हीं की वजह से होता है।
चलो अब अगला देख लेते हैं। अब वो वाले एरियाज़ जहाँ पर कि वार्म और कोल्ड करंट जो है वो मिलते हैं, मतलब ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं जो मिलती हैं, उस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, वो रीजन फिशिंग ग्राउंड के लिए बहुत अच्छा है। अब आप देखिए, बहुत ठंडा पानी यहाँ से आ रहा है और बहुत गर्म पानी यहाँ से आ रहा है। जब हमने बहुत ठंडे पानी और बहुत गर्म पानी को मिला दिया तो वो पानी कैसा हो जाएगा, बहुत ही सुहावना हो जाएगा, बहुत ही मतलब एक यूज़ करने लायक पानी हो जाएगा, जहाँ पे कि जो है कोई भी इंसान हो, जानवर हो, कुछ भी हो, वो आराम से उस रीजन में रह सकता है। तो अब ये तो समुद्र है, समुद्र में क्या होती है, मछलियाँ होती हैं, तो वो इस रीजन में आराम से खूब अच्छी तरह से अपनी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ा लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े फिशिंग ग्राउंड बन जाते हैं। तो यहाँ पर इनके आसपास की जो कंट्रीज़ होती हैं, जो देश होते हैं, वो यहाँ से बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ लेते हैं। सर्वोत्तम मत्स्यतन क्षेत्र बन जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे फ़िश को पकड़ लेते हैं और अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम जो है वो चलाते हैं। अब इसके एग्जांपल देख लो क्या है, यहाँ पर है ये वो वाला सीज़ है जो जापान के पास है और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के पास पड़ता है, जो मैंने भी आपको बताया ओयोशी और कुरेशी। एक तो ये हो गया और एक हो गया हमारा फॉकलैंड। यहाँ पर भी ठंडी और गर्म धाराएँ जो हैं वो मिलती हैं। ये कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पर कि ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं और ये मछलियों के लिए बहुत ही एक अच्छा प्लेस बना देती हैं कि यहाँ पर वो आराम से रह सकते हैं। और फिर क्या, आसपास के जो देश हैं वहाँ के मछुआरे क्या करते हैं कि यहाँ से बड़े बड़ी खूब सारे अमाउंट में, मिलियंस ऑफ टन्स में क्या करते हैं, ये मछलियों को पकड़ लेते हैं, फिर अपना क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। तो ये इसका फ़ायदा हो गया। अब इसका एक नुकसान भी है, ये बहुत तगड़ा नुकसान है कि यहाँ पर जहाँ पर बहुत ठंडी और बहुत गर्म धाराएं मिलती है ना, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, फॉग का मतलब होता है कि कोहरा बन जाता है। अब आपने देखा होगा कि जब कभी भी बहुत ठंड वाली सर्दियों में जब बहुत ठंड वाली सुबह होती है, ठीक है ना, और सुबह होती है, उसके बाद जब सूरज निकलता है तो क्या होता है कि आसपास के पूरे रीजन में क्या होता है, कोहरा सा जम जाता है, तो हमें नहीं दिखता है ना। आपने देखा भी होगा जब आप कभी स्कूल में जाते होंगे बचपन में, या कॉलेज में जाते हो, या अभी भी कहीं जाते हो, सर्दियों में जब कोहरा होता है तो क्या आपको दूर का दिखता है, कभी नहीं दिखता है ना। ऐसे ही इन वाले रीजन्स में दूर का नहीं दिखता। तो यहाँ पर नौ संचालन में क्या आती है, बाधा आती है, मतलब कि नेविगेशन में डिफ़िकल्टी होती है। जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, ठीक है ना, जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वहाँ पर शिप्स जो हैं वो नहीं देख पाते, तो यहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, यह पूरा मैंने आपको ओशन करंट इसी में से समझा दिया। देखो सारा वही लिखा है, वार्म ओशन करंट है, गर्म महासागरीय धाराएं हैं, इक्वेटर के पास होती हैं, पोल की तरफ चलती हैं, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर चलती हैं। गल्फ स्ट्रीम इसका क्या है, एग्जाम्पल है। आगे जाके देख लेते हैं सेम चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई है। कोल्ड करंट है, ये पोलर से चलती हैं, हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड तक आती हैं, ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। इसका एग्जाम्पल है लेब्राडोर। और हमने इसके क्या पढ़ लिए, एक इसकी कंडीशन पढ़ ली यहाँ पर कि ये तापमान को प्रभावित करती है। उसके बाद हमने ये सारा इसमें पढ़ लिया है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, सेम चीज़ें जो आपको बताइए यहाँ पर देखिए, ये फिशिंग ग्राउंड है, फिशिंग ग्राउंड बन जाते हैं, है ना। कौन सा है, जापान के पास है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के पास है। तो ये चैप्टर अब यहाँ पे ख़त्म होता है और ये हम भी तो अभी इसके MCQs भी आ जाएंगे, तो आप वो भी अटैम्प्ट कर लीजिएगा। पहले इसको पूरा अच्छे से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं वो भी आप अपनी कॉपी में लिखते रहिए और इसको साथ के साथ देखो रिवाइज़ भी करते रहिए बार बार, जिससे कि आप इसको नहीं भूलेंगे। और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो बस आप उन्हीं नोट्स को रिवाइज़ कर लेना, उन्हीं पॉइंट्स को देख लेना। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रह जाएगा और MCQs की वीडियो भी इसकी आ जाएगी। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर करें, और अगर कोई आपको डाउट आता है तो वो भी हमसे आप पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को शेयर करें, कमेंट देखो ज़रूर करें, ठीक है, और लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस सीरीज़ को फॉलो करें। तो चलिए मिलते हैं, हैप्पी लर्निंग।